चर्चा कर रहे हैं कि वक्फ को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रहा है और जो पक्ष और विपक्ष दोनों बातें हैं उसको हम रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज खास चर्चा में खास मेहमान एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। साथ में हमारे साथ अतीकुर रहमान साहिब जो रिसर्चर हैं और इस्लामिक स्टडीज के, बहुत बहुत स्वागत अतीकुर रहमान साहिब आपका भी। और हमारे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, स्वागत राहुल जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। पहले शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, आखिरकार अब इस पर चर्चा तो शुरू हो गई है और जैसी की संभावना थी उसी के मुताबिक अभी तक ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके प्रतिनिधि हैं उसी तरह का रुख ले रहे हैं, उसी तरह से बात रख रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है और जो आम लोगों की आवाज है, गरीब मुसलमानों की, मुस्लिम महिलाओं की, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग पिच पर खेल रहा है क्या? लालचंद्र, देखिए, जब भी मोदी सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आई है जो सुधारों की बात करता है तो हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जब मुस्लिमों से जुड़ी कोई बात होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास ही कॉपीराइट है मुसलमानों के बारे में बात करने का, जबकि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि आपने 60 वर्षों से ज्यादा शासन किया और मुस्लिमों के कल्याण के लिए क्या किया आप बता दीजिए। जब सीए लागू हो रहा था तब यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। हुआ क्या? लागू अब हो चुका है सीए। क्या किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है? जब उसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रावधान था पीड़ित अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है उनको नागरिकता देने का, जो भारत आए हुए हैं। और आप बता रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जब 3 तलाक के रोक की बात थी तब भी कांग्रेस और तमाम दलों ने विरोध किया था, जबकि दुनिया भर में 3 जो तलाक है वो बैन था। मुस्लिम देशों में भी बैन है, तमाम अधिकांश देशों में, लेकिन भारत में उस सुधार का विरोध किया जा रहा था। और अब जब वक्फ संशोधन बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में सुधार की बात कही जा रही है, जो कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से ही कहा गया था, जो कि तमाम ऐसे नेता जो सेकुलर नेता होने का दावा करते हैं वो जिसकी वकालत करते रहे थे, लेकिन जब बीजेपी और सत्ता पक्ष, मोदी सरकार वो संशोधन लेकर आई है तब आप विरोध में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है और ये संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। फिर अब बीजेपी ये सवाल पूछ रहे, आपने चर्चा सुना भी, रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से बोले, जो शुरू में बिल रखते समय किरण रिजिजू जी बोले कि एक प्रावधान आप बताइए जो ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल कहता हो, पारदर्शिता की बात करता है, और जो पुराने आपने तमाम संशोधन किए उसमें ये बताया कि 10 साल में केवल नाम मात्र की आय वक्फ बोर्ड की बढ़ती है, तो फिर ये साबित होता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्या आम गरीब मुसलमानों के लिए खर्च हो रहा है कि नहीं। तो अब हम एक जोरदार चर्चा भी देख रहे हैं सदन में। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं विनोद जी। विनोद जी, आखिरकार ये बिल पर बहस तो हो रही है, लेकिन जैसे अभी तक खबर है कि 14 संशोधनों के साथ इस बिल को लाया जा रहा है वक्फ संशोधन के लिए। अब इसमें तमाम कंसल्टेशन के बावजूद, जेपीसी का कंसल्टेशन हुआ, इतनी बैठकें हुई, उसके बाद भी अगर विपक्ष इस तरह की बातें संसद के अंदर कह रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये बात जा रही है, आम मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम महिलाओं के बीच में, कि हमारे लिए जब भी कुछ करना चाहती है सरकार, ये सबसे पहले रोड़ा बन करके खड़े हो जाते हैं विपक्ष के लोग। जी, आज की जो बहस पार्लियामेंट में देख रहे हैं उसमें इस चर्चा में एक बात रेखांकित करने की जरूरत है कि ये चर्चा जो है वो सेकुलर और सीडो सेकुलर का एक फर्क दिखा रहा है, जिसकी बात आप पिछले कई वर्षों से सुनते रहे हैं, सेकुलरिज्म और सीडो सेकुलरिज्म का। उसको अगर आपको देखना हो तो पार्लियामेंट के आज के डिबेट में दिख रहा है। बहरहाल वो चर्चा अभी जारी है, आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में। इंपॉर्टेंट ये है समझने की जरूरत कि इसको बिल को रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने इस नए बिल का नाम जो है उम्मीद रखा है, नाम दिया है। ये वाकई में क्या ये उम्मीद है? जो बात वो कह रहे थे कि ये नया सवेरा लाने वाला ये विधेयक है,
वो जो ये बात कह रहे थे कि ये समाज कल्याण के लिए, आप कह सकते हैं कि इसको सामाजिक न्याय कहलाने वाला ये बिल है, तो ये सवाल तो ये पूछना चाहिए विपक्ष से कि ये सामाजिक न्याय का बिल कैसे है। ये पूछना चाहिए इस बिल में जो सपोर्ट में खड़े हैं और जो अगेंस्ट में खड़े हैं, तो उनको बीच में अंतर बताना चाहिए कि 1954 से जब से इस बोर्ड की कोई एक लीगल मान्यता, कानूनी मान्यता दी गई थी वक्फ को, तब से लेके आज तक जो कुछ लोग, कुछ के हाथों में जो सबसे अपर कास्ट है, अपर क्लास है मुस्लिम के, वही स्टेट से लेके सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल तक में सिर्फ उन्हीं की जगह क्यों बनी? क्यों किसी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उसमें जगह नहीं मिली? क्यों आज तक स्टेट से लेके सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम महिलाओं की जगह नहीं मिली? तो क्या यही प्रोग्रेसिव समाज है? अगर ये प्रोग्रेसिव समाज है तो फिर इस वक्त में ऐसा समावेशी समाज योजना की बात क्यों नहीं हो जी? और जब यह समावेशी की बात हो रही है तो आप उसको सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ते हैं। तो ये सवाल आज अखिलेश यादव जो संविधान की बात कर रहे थे, आज जो गोगोई साहब संविधान की बात कर रहे थे, क्या वो संविधान का पन्ना पलटा है जिसमें कहीं भी वक्फ का नाम नहीं है? तो फिर ये संवैधानिक कानून देने वाले कौन लोग थे जिसने इस देश को गुमराह किया है? ये सीधा सवाल बनता है। बिल्कुल, यह देश सीधा सवाल पूछता है कि यह देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। यह भी इस बहस का मुद्दा है। खास तौर पर सबसे मुद्दा जो इंपॉर्टेंट है वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है कि यह बिल सामाजिक न्याय का जगाने वाला बिल है। यह बिल कम से कम आज जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं मुस्लिम का, गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का, उनमें ये उम्मीद जगाने वाला बिल है। इसलिए इस बिल का नाम उम्मीद बना है। मैं इसीलिए इसको और ज्यादा बढ़िया से समझने के लिए अतीकुर रहमान साहब के पास पहले चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, जरा बताएं कि जो फायदा है उस फायदा को किसी बड़ी आबादी तक पहुंचाया जाए, महिलाओं तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए, ऐसे सुधार का तो सबको तहे दिल से खैर मकदम करना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, इसका फिर कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अतीकुर रहमान साहब बताइए। लालचंद जी, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं जब ये पहली बार पेश हुआ था अमेंडमेंट बिल, कि अगर बीजेपी सच्चाई से इसको लागू कर पाई जी तो बीजेपी और संघ में और मुसलमानों के बीच में बहुत बहुत बड़ा जो एक खाई है वो ये दूरियां तय करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा जी। अब बात आती है कि कितनी सच्चाई से ये बिल अमेंड करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाने जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा लालचंद जी। अब हमारी आशंका क्या है? हम उस सरकार पर आप चाहते हैं भरोसा करें जो सरकार एक छोटी सी, अभी कहा जा रहा है कि भाई ये संशोधन के बाद में यूनिवर्सिटीज कायम होंगी, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स मुसलमानों के लिए कायम होंगे। एक छोटे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को इस सरकार ने पुरजोर कोशिश से चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। एक चोटी का जोर लगा दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खत्म हो जाना चाहिए और हम भरोसा करें कि आप तमाम वक्फ लैंड के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनाकर इन्हीं माइनॉरिटीज को लौटाएंगे। कैसे भरोसा करें? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही। आप मुझे बताइए लालचंद जी, आज तक के गौ रक्षा के नाम पर जितने भी मुसलमान मारे गए हैं उसमें कौन सैयद था और कौन अशराफ था और कौन ऊंची जाति का था? तमाम पसमानदा मुसलमानों के कमेलों को ताला लगा के योगी जी ने ये कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ताला इंडस्ट्री को हम बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए कमेलों को ताला, अरे उन कमेलों में काम कौन करता था? ये पसमानदा मुसलमान काम करते थे लालचंद जी। तो ये जो आशंका है अगर ये दूर हो जाए, ठीक है। आपकी आशंकाओं पर मैं जरूर पहले अब एसएन सिंह जी को ही लाऊंगा। और लेकिन जो आपने ये बात पूछी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक स्टेटस को
जाहिर सी बात है कि उसमें SC ST को रिजर्वेशन देने का मामला सरकार का मंशा है, और पहले वो स्टेटस नहीं था अल्पसंख्यक स्टेटस, बीच में ये स्टेटस दिया गया, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है। बाकी जो आपने बातें उठाई हैं, मैं SN सिंह जी को सवाल ट्रांसफर करता हूं। SN सिंह जी बताइए, वो कह रहे हैं देखिए अगर सही ढंग से लागू कर लें तब तो बड़ा अच्छा, वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपके ऊपर भरोसा कैसे करें, आप तो जो कुछ अभी तक कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं। SN सिंह जी। नहीं लालचंद जी, देखिए भरोसा इस नाते करना होगा कि बहुत सारे मुस्लिम हमारे अतीकुर रहमान साहब भी उस समय इस बात को कहे थे जब CA आ रहा था कि वो तो कानून वो तो नागरिकता छीनने का कानून है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के तमाम वरिष्ठ लोगों ने कहा कि नहीं ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है, और आगे स्पष्टता से ये चीजें हो गई कि किसी की नागरिकता नहीं गई। इस नाते हम कहेंगे कि आपको भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात कहूंगा, जब 3 तलाक पे कानून आना तभी उन्होंने कहा कि हमारे धर्म और मजहब का मैटर है, जबकि बाकी भारत के लोगों ने कहा कि नहीं ये आधी आबादी का मैटर है, महिलाओं का मैटर है, उस पर कानून आना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारी मुस्लिम भाइयों ने इसका स्वागत किया, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, क्योंकि वो बहने राष्ट्र जी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की इज्जत, किसी की आबरू थी, निश्चित तौर पे उसका स्वागत किया गया। और आगे भी मैं कहूंगा कि जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, निश्चित तौर पे इनकी तरह इस कारण आज भी समझ रहे हैं कि ये जो कानून आ रहा है वो राष्ट्र के हित में कानून आ रहा है, मुसलमानों के हित में कानून आ रहा है, गरीबों के हित में कानून आ रहा है। क्योंकि ये चीज आती है वक्त से संबंधित कार्यप्रणाली और आज का बदलाव जो वक्त बनता है वो इसलिए बनता है, उसकी कार्यप्रणाली होती है कि वो जो मुस्लिम होते हैं, गरीब तबके के मुसलमानों के लिए कार्य होगा। निश्चित तौर पे वो कार्यप्रणाली जब नहीं हुई तो उसमें सुधार की गुंजाइश थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा कि भाई जहाँ जिसको कोई नहीं पूछता है, जिसको कोई नहीं पूछता है उसी को थोड़ी सी पूछते हैं। ठीक है। उन पासमानदा समाज की जब ये बात कर रहे थे, जितने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएगी हमें विश्वास दिलाइए, और आपका इनको विश्वास दिला के भेजिए कि जितने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई धर्म पे आधारित नहीं थी, लेकिन पासमानदा समाज को, गरीब समाज को जरूर उसमें मिला। उजाला योजना मोदी जी का, उज्ज्वला योजना मोदी जी का, गरीब कल्याण की योजना मोदी जी का, बिल्कुल, ये तो आंकड़े कहते हैं कि इसका फायदा मुस्लिम समाज को बढ़ चढ़कर मिला है। ठीक है। और सुनिए लालचंद जी, एक लास्ट बात, लालचंद जी लास्ट मैं कह रहा हूँ कि सच चाहे आप पूरब की तरफ बोलिए, मुख करके पश्चिम की तरफ, उत्तर या दक्षिण, सच तो सच ही होता है ना। अगर कोई जमीन आपकी है तो आपकी रहेगी, जमीन आपकी नहीं है तो नहीं रहेगी। लेकिन जो जमीन हड़पने वाला कानून कांग्रेस ने बनाया था अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उसी कानून में संशोधन हो रहा है। जो आपका नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों नहीं? और अगर आप लिए है वेलफेयर के लिए तो वेलफेयर का काम करें, जिसके लिए भारत सरकार, मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और आज हमारे लौटता हूं मंत्री ने भी संसद में आज कहा कि ये गरीबों को समर्पित मोदी जी की सरकार है, गरीब कल्याण के लिए योजना ले जाएगी और गरीबों का। ठीक है राहुल लाल जी, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी ठीक एक रुख लिया, पहले जो किया सो तो किया, वक्फ को एक्ट बनाने से लेकर के उसके बाद सुधार किया, लास्ट में अंतिम में 2013 में तो इतने असीमित अधिकार दिए कि शायद अगर वो नहीं दिया जाता ना तो आज शायद सुधार की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि तमाम विवाद उसके बाद ज्यादा खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस जो इस पर रुख ले रही है राहुल लाल जी, और केरल से जो आवाज उठ रही है, और वो आवाज प्रियंका गांधी का नाम लेकर के भी उठ रही है कि प्रियंका जी जरा देखिए तो सही इस बिल को, और वहां पर इस बिल का समर्थन कीजिए। कांग्रेस का जो स्टैंड इस बिल पर है राहुल लाल जी, ऐसा लगता है कि राजीव गांधी जी ने जो शाहबानों के टाइम में स्टैंड लिया था और आज जो कांग्रेस स्टैंड ले रही है कोई फर्क ही नहीं है। कांग्रेस क्या समझने को तैयार नहीं है कि इसमें संशोधन की जरूरत है? कितने मामले हैं, किसानों की जमीन, गांवों की जमीन, मंदिरों की जमीन, गुरुद्वारों की जमीन, कितने विवाद, आम मुसलमानों के विवाद, 2/3 से ज्यादा मामले आम मुसलमानों की बात है। फिर भी कांग्रेस ये आवाज सुनने को क्यों नहीं तैयार है जो मुस्लिम महिलाएं आवाज दे रही हैं, जो पिछड़े मुसलमान आवाज दे रहे हैं? राहुल लाल जी। लालचंद जी, कांग्रेस सच्चाई की आवाज सुनती है, कांग्रेस कोई प्रोपेगेंडा वाली आवाज नहीं सुनती है। कांग्रेस ने जो बिल्कुल स्टैंड लिया है, हमें लग रहा है कि एकदम सही स्टैंड लिया है। यहां पे जो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार रही और अब तो एनडीए की सरकार है,
वर्तमान सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है। वो दावा कर रही है कि वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके सामाजिक न्याय लाएगी। मैं तो कल से चैनलों में जब डिबेट कर रहा हूं तो मैं एक ही चीज कह रहा हूं। अभी अचानक से देखिए अब वो कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसके विकास करने की जरूरत है, जिसे वक्फ बोर्ड में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो वहां पर पसमानदा या निचले स्तर के लोग हैं। और जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी आरक्षण देती है, मुस्लिम आरक्षण, और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या तर्क देते हैं? वो लोग तर्क देते हैं कि दोनों दो बातें हैं राहुल गांधी, मिक्स नहीं कीजिए, मिक्स नहीं कीजिए। मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं संविधान का उल्लंघन करके धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक अलग बात है, और उसी संविधान में अगर कुछ गलत प्रावधान किए गए तो उसका संशोधन करना एक अलग बात है। लालचंद जी, आपने तो हमें सुन लीजिए, अगर बातें गलत है तो बिल्कुल जोरदार खंडन कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मुस्लिम आरक्षण की बात होती तो कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में तो कोई भेदभाव ही नहीं है, तो फिर वहां पर किसी समूह को कैसे आरक्षण दिया जा रहा है? और अब जब वक्फ बोर्ड को ला रहे हैं तो खुद ही वो मानने के लिए तैयार है कि मुस्लिम समूह के भीतर में भेदभाव की स्थिति है, उसमें भी क्रीमी लेयर है, एक वर्ग है जो साधन संपन्न है, दूसरा वर्ग है जो साधन विहीन है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि वो सोचते क्या है इस समूह को लेके। तो मैं एक सवाल छोटा सा खड़ा करता हूं, उन्होंने क्लाउज रखा है कि भाई कोई भी वक्फ में अपना जमीन देगा तो उसके लिए आवश्यक है कि 5 साल मुस्लिम धर्म में वो प्रैक्टिस कर रहे हो तभी वो जमीन दे सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि क्या हिंदू या दूसरे तमाम धर्मों के लिए एक मिनट, ये वाला सवाल आने दीजिए, ये वाला सवाल राहुल जी का आने दीजिए। मैं उसी सवाल पे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को जमीन देना है, आपका मैं इसलिए सुन रहा था ध्यान से। राहुल जी सुनिए प्लीज, अरे आप प्लीज सुनिए भाई, आप जो राहुल जी का सवाल आ जाने, सवाल वो 5 साल वाला, 5 साल वाले प्रावधान पर क्या सवाल पूछ रहे हैं? ही प्रावधान पे मैं बोल रहा हूं कि आप जो है आपने वक्फ बिल का संशोधन बिल पढ़ा नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, आप जबरदस्ती कुछ भी बोलने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये टाइम पास का समय नहीं है। आप पढ़िए उसको, उसमें क्या है विनोद जी, आप पहले सुनिए तो सही। मैं आपको पहले सुन लीजिए 5 साल वाला प्रावधान है क्या, सुनिए। आप पहले सुन तो लीजिए। 5 साल वाला प्रावधान इसलिए रखा गया है कि भाई ये वक्फ का मतलब क्या होता है? अल्लाह का दिया हुआ दान। अब अल्लाह को कोई दान करे तो क्या आप मानते हैं कि अल्लाह को दान करने वाला सिख में से, जैन में से, हिंदू में से, इस सारे कम्युनिटी अल्लाह का दिया हुआ दान अल्लाह को नाम से दान करेगा? क्यों करेगा भाई? तो इसलिए कहा गया कि भाई अल्लाह के नाम से जो उनके समाज में किसी ने दान किया है वो मुस्लिम होगा, उसमें कम से कम अगर कन्वर्टेड है तो 5 साल वो इस आस्था से, इस विश्वास से मुस्लिम हैं। ये है। नंबर 2, आप लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं, आपने वक्फ बिल के संशोधन बिल को पढ़ा ही नहीं है। आप लोग जो है, जैसे आपके सारे नेता अभिभाषण कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अभी अतीकुर रहमान कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मुझे इस बिल पे कोई डाउट तो नहीं है, मनसा तो नहीं है, लेकिन इस सरकार पे उनको डाउट है कि आप जो है सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का जो दर्जा है उस पे आप बार बार सवाल उठाते हैं। पहले अतिकुरुम सभा, आप तो विद्वान आदमी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। पहले ये सवाल ये कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है, जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडेड, कोई वक्फ नहीं है, और वो फंडेड बाय यूनिवर्सिटी है। तो उस यूनिवर्सिटी में देश का कानून, संविधान का आरक्षण क्यों नहीं लागू हो? ओबीसी एसटी को क्यों ना मिले? ओबीसी एसटी को, एससी एसटी को आरक्षण क्यों नहीं हो? तो ये 2009 में ये बेईमानी की गई और आपने उसको माइनॉरिटी स्टेटस देके आपने एससी एसटी के और ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया। तो वो उसका लीगल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को इसको जवाब देना है। आप इस बात के लिए थोड़ा सा बिल्कुल फेक नैरेटिव। 5 साल वाले में मैं एक बात और आपको राहुल लाल जी बताते हैं। पहले राहुल जी, 1 मिनट लाल जी, मैं 5 साल वाले में कि आज राहुल गांधी के लिए तो बड़ा मौका था राहुल लाल जी यहाँ पे बोलने के लिए प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। आज आपके प्रतिपक्ष के नेता वक्फ बिल पे, वक्फ संशोधन बिल के सपोर्ट या अगेंस्ट में तो नहीं है। डिप्टी लीडर आपके गौरव जी आए हैं। परसेप्शन क्लियर कीजिए। आप लोग परसेप्शन में फंसे हुए हैं। आप परसेप्शन में फंसे हुए हैं कि ये वक्फ बिल सेकुलरिज्म और सीडो सेकुलरिज्म का टेस्ट है। ठीक है, इस बात पे आइए। राहुल जी 5 साल वाले पर एक बात मैं जोड़ देता हूं।
5 साल वाला प्रावधान इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसका बेजा इस्तेमाल होता था। कई बार जो है वक्फ के लिए संपत्ति लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता था कि किसी का धर्मांतरण करा के उनकी संपत्ति को लिखा लो, इसलिए भी 5 साल का प्रावधान रखा गया। जो सवाल आपने पूछा था मैं आप सभी के पास लौटूंगा, लेकिन मुझे जरा एक बयान सुनवाना है, क्योंकि इन तमाम चर्चा के बीच 2010 का एक बयान काफी चर्चा में। वो बयान किनका है? वो बयान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री के संसद के अंदर का बयान है, लालू जी का बयान। एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं। लालू प्रसाद यादव ने साल 2010 में संसद में स्वीकार किया था कि वक्फ बोर्ड में जमीन कब्जा के नाम पर भारी लूटपाट चल रही होती है। आप जरा देखिए, पहले इस बयान को देखिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं, संशोधन आपका। मुझे ऐसा लगता है कि जितने कड़े कानून की मांग लालू जी कर रहे थे ना, शायद उतना कड़ा कानून तो ये है भी नहीं। और आज लालू जी के इस बयान की चर्चा संसद में भी सुना ही पड़ी है। शैलेंद्र मिश्र के पास सीधे मैं चलता हूं। शैलेंद्र, लालू प्रसाद यादव के इस बयान का जिक्र पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अपने संबोधन में कर रहे थे लोकसभा के अंदर। आज ये बयान काफी चर्चा में है और एक तरह से कहीं ना कहीं जो संशोधन का विरोध कर रहे हैं उनको आईना दिखाया जा रहा है इस बयान के जरिए। देखिए, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी यादव इस बिल के विरोध में है, और जबकि लालू प्रसाद यादव का 2010 का बयान आपने सुना है, संसद के अंदर वो खुद ये स्वीकार कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में लूटपाट मची हुई है। एक तरह से देखें तो उसे बेच दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये देखते हुए यही सवाल किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के हिसाब से भारत में है, फिर जो गरीब मुसलमान है उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा है? और बीते 10 वर्षों में उससे आय देखो तो नाम मात्र बढ़ी है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? प्रबंधन सही से हो क्यों नहीं रहा? इसी सबको देखते हुए ये विधेयक लाया गया है। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? बोर्ड में महिलाएं होंगी, आपका विरोध है, तो क्या आप महिलाओं के विरोध में है? बोर्ड को और व्यापक बनाया जाएगा, आपका विरोध है। फिर आप क्या चाहते हैं? पसमानदा मुसलमान या पिछड़े मुसलमान ना रहें। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफा कोई फैसला आ जाए, उस पर कोर्ट जाने के बिल्कुल सीमित या ना के बराबर के विकल्प पुराने कानून में है। ये कहाँ का न्याय है? अगर किसी की जमीन है, उसके पास उसके कागज है, वो वर्षों से रह रहा है, तो उस जमीन पर अचानक कोई वक्फ बोर्ड दावा कर दे तो वो देश भर में अलग अलग जगह पर जाकर खुद ये साबित करने की कोशिश करे कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, ये मेरी जमीन है। तो ये तो उल्टा है। वक्फ बोर्ड को अगर कोई दावा करता है तो उसे साबित करना चाहिए कि वो कैसे जमीन है। और वक्फ बाय यूजर्स का जो एक कानून में संशोधन किया गया, वो एक तरह से विवादों का एक रास्ता खोल दिया गया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि सैकड़ों विवाद सामने आए। और किरण रिजिजू ने कहा भी कि आज जिस संसद में हम बात कर रहे हैं, इस संसद की जमीन पर भी वक्फ का दावा हो गया था। तो अब इससे आगे बचता क्या है? तो क्या कानून में सुधार की जरूरत नहीं? लोकसभा लिए चलता हूं जहां पर टीडीपी के सांसद इसी बिल पर बोल रहे हैं। सीधे चलते हैं लोकसभा। Was the 944-page report and a revised bill with 14 amendments. Among these, our party, Telugu Desam Party, suggested 3 important amendments to ensure the welfare of Muslims. One crucial amendment ensured the prospective application of the Waqf by user clause. This means that all existing Waqf properties registered under this provision will remain protected even without a Waqf deed. By ensuring this amendment, the TDP safeguarded the interest of the Muslim community and ensured that their properties shall remain intact. Our property, madam, also played a pivotal role in strengthening state authority regarding disputes over wrongful claims by the Waqf boards. We moved an amendment replacing the district collector with a designated officer
above the rank of the collector to handle such disputes. This amendment empowered state governments to appoint a higher ranking officer, ensuring a more robust and fair and broader and larger resolution process, because we feel, madam, that there is a need to take care of the welfare and upliftment of the minorities. The TDP also proposed an amendment to extend the timeline for uploading work property documents on the central portal. Originally, the bill required registration within 6 months, but recognizing practical challenges, we pushed for an extension. The JPC accepted, we are thankful, our proposal allowing the Waqf Tribunal to grant extensions in selected cases where valid reasons for delay exist. This ensures. टीडीपी के सांसद बोल रहे थे क्या क्या उन्होंने संशोधन में अपनी बातें रखी और क्या कुछ शामिल किया गया है। आप सभी की छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा जरूर। अतीकुर रहमान साहब, जो बात कही गई कि भाई आपकी जो आशंका थी वो तो सीए पर भी एकदम निर्मूल साबित हुई, निराधार साबित हुई, तो मतलब शंका करने का कोई कारण है नहीं, जल्दी से बताइएगा। जी देखिए, अभी जो टीडीपी के कह रहे थे, हाँ, यही तो आशंकाएं हमारी थी और ये अमेंडमेंट उन्होंने तो आप स्वागत कर लीजिए, आप स्वागत कर लीजिए, अब उसको शामिल कर लिया गया है। अब अगर ये अमेंडमेंट मंजूर हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस बहुत अमेंडमेंट अच्छा, को क्या स्वीकारा जाएगा? ठीक है, लेकिन राहुल लाल जी, अब देखिए अतीकुर रहमान जैसे इस्लामिक स्कॉलर को दिक्कत नहीं है, फिर भी कांग्रेस को और आप लोगों को दिक्कत है। क्या दिक्कत है राहुल जी? लालू जी का बयान भी सुनवा दिया, वो तो और ज्यादा कड़े कानून की मांग कर रहे थे। लालचंद जी बड़ा सही समय पे आपने लालू जी का बयान सुनाया। लालू जी का बयान 2010 का था और 2013 में इसी कारण से तो संशोधन किया गया और उसको बड़ी उसके साइंटिफिक ढंग से उसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है। लालचंद जी, जो आप केरल को लेकर सवाल पूछ रहे थे और सदन में भी जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई कहीं पे भी वक्त के लोग दावा कर देते हैं और ये स्थितियां हैं, एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, एक हिस्सा ऐसा भी है, एक हिस्सा ऐसा भी है एहसन सिंह जी, ठीक ठीक, एहसन सिंह जी, एक हिस्सा ऐसा भी है जो कह रहा है आपने उतना कड़ा कानून नहीं बनाया जितना लालू जी ने मांग की थी। नहीं लालचंद जी, देखिए हो सकता है किसी प्रॉब्लम के नाते पिछली बार मेरी आवाज नहीं आई थी। मैं सभी को पैनलिस्ट यहाँ जो बैठे हैं उनको भरोसा दिलाता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार है, कोई ऐसा कानून बताइए जो मुसलमानों के हित में न रहा हो, देश के हित में न रहा हो। जो भी कानून आया वो देश के हित में आया, मुस्लिम समाज के हित में आया, खास करके गरीबों के हित में आया। इस बात को आपको स्वीकारना होगा। हालांकि कांग्रेस भी जानती है और समाजवादी पार्टी आरजेडी समय समय पर ये कोसती रही कि मुसलमानों को चक्की में केवल वोट बैंक समझ के कांग्रेस पार्टी ने पीसने का कार्य किया, कोई भलाई का कार्य नहीं किया। आज जब एक कानून आ रहा है, लालचंद जी 10 सेकंड, मैं पिछली बार टेक्निकल प्रॉब्लम के नाते मैं करीम, आज जो कानून आया है, पारदर्शिता का कानून आया है, वेलफेयर का कानून आया है, विश्वास का कानून आया है, विकास का कानून आया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई अगर दिक्कत हो तो 4 पॉइंट से पूछ लीजिए कि दिक्कत क्या है। कोई भी दिक्कत हो तो बताए ना विनोद जी। आपकी आवाज में अभी भी प्रॉब्लम, हाँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है विनोद जी। ये मैं लाल जी, ये इतना सीधे सवाल तो ये है, आज की चर्चा से जितना पार्लियामेंट में हम लोग समझ सके हैं, बाकी माननीय सांसद समझेंगे इस चीज को बेहतर, कि आखिर हर रिफॉर्म्स का इस देश में विरोध करने वाले लोग क्यों सामने में आते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक देश का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स है, ठीक है। और अगर इस रिफॉर्म को, जैसे आप ट्रिपल तलाक के मामले में आप लोगों को गुमराह किया, जैसे एक मामले में जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि आपने गुमराह किया, सवाल ये है कि अगर ये देश, संसद ने ये कानून बनाया, संसद ने ये बोर्ड बनाया, तो क्या ये संसद को ये अधिकार नहीं है? बेशक अगर ये संसद को अधिकार है तो ये कुछ मुट्ठी भर एनजीओ और कुछ मौलाना किसको गुमराह कर रहे हैं और किसको डर दिखा रहे हैं, ये देश को समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने की जरूरत है। शुक्रिया। लोकतंत्र में तो संसद सर्वोपरि होती ही है, होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, राहुल लाल जी, साथ में एहसन सिंह जी, विनोद जी और शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया। अभिव्यक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे।